नमस्कार दोस्तों आज का मनुष्य पहले से ज्यादा सुविधाओं में जी रहा है। आज इंसान के पास सबसे ज्यादा सुविधाएं, सबसे ज्यादा अवसर और सबसे ज्यादा विकल्प हैं। लेकिन पहले से ज्यादा बेचैनी, चिंता, अवसाद, थकान और तुलना भी है। हमारी पीढ़ी ने इतिहास की सबसे तेज प्रगति देखी है और साथ ही सबसे गहरी चिंता, तुलना और थकान भी। समस्या यह नहीं कि हम असफल हैं, समस्या यह है कि हम लगातार सफल होने की कोशिश में जी रहे हैं। और जब जीवन केवल उपलब्धियों के लिए प्रयास बन जाता है, तब अस्तित्व दबाव बन जाता है। हम दौड़ रहे हैं, पर सवाल यह है कि क्या हम जीत रहे हैं या हम एक अंतहीन निरर्थक दौड़ में फंस चुके हैं। दोस्तों, आज सफलता का अर्थ बदल गया है। पहले सफलता का अर्थ अच्छा जीवन जीना था और अब सफलता का अर्थ है अच्छा जीवन दिखाना। पहले मनुष्य अच्छे और बेहतर अनुभवों को बटोरता था, आज वो अच्छी और बेहतर तस्वीरों और छवियों को बनाने और उन्हें दिखाने में लगा हुआ है। आज मनुष्य सुखी और खुश होने की कोशिश कम, सुखी और खुश दिखने की कोशिश अधिक करता है। और यही आधुनिक अस्तित्व की सबसे सूक्ष्म त्रासदी है कि दिखना होने से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। कोई जिम इसलिए नहीं जाता कि स्वास्थ्य बना रहे, बल्कि इसलिए जाता है कि फोटो अच्छी आए। कोई घूमने इसलिए नहीं जाता कि शांति मिले, बल्कि इसलिए कि लोग देखें। आज हालत यह हो गई है कि भोजन भी प्रदर्शन बन गया है। पहले हम भूख के लिए खाते थे, फिर स्वाद के लिए भी खाने लगे, लेकिन अब प्रमाण के लिए खाते हैं। और सच कहूं तो कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि फोटो डाले बिना खाना पचता ही नहीं, क्योंकि तृप्ति अब पेट से नहीं, पोस्ट से मिलती है। हम पेट से ज्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल्स को संतुष्ट करने लगे हैं। पहले लोग कपड़े पहनकर पूछते थे आरामदायक है, अब पूछते हैं कैसा लग रहा हूं, फोटो तो सही आएगी ना। लेकिन सच्चाई यह है कि जब पहचान कपड़ों पर टिकी हो तो व्यक्तित्व अलमारी के अंदर ही पड़ा रह जाता है। पहले मनुष्य जीवित रहने के लिए काम करता था, अब मनुष्य काम करने के लिए जीवित रहता है। पहले हर काम जीवन के लिए होता था, अब पूरा जीवन ही काम के लिए हो गया है। हमारी पहचान अब हमारे भीतर से नहीं, हमारी प्रोफाइल से बनती है। हम सभी मैं कौन हूं, इससे ज्यादा लोग मुझे क्या समझते हैं, इसमें जी रहे हैं। और यही बाहरी स्वीकृति पर आधारित अस्तित्व आधुनिक तनाव का मूल कारण है। आइए मनोवैज्ञानिक तरीके से इस समस्या को समझते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान बताता है कि जब व्यक्ति अपनी वास्तविक अवस्था और प्रदर्शित छवि के बीच अंतर बढ़ा देता है तो आंतरिक तनाव बढ़ता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर और मोटिवेशन साइंस सेंटर के डायरेक्टर ई टॉरी हिगिंस की सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थियरी के अनुसार वास्तविक स्व यानी कि रियल सेल्फ जो आप अब हो, और आदर्श स्व यानी कि आइडियल सेल्फ जो आप बनना या होना चाहते हो, के बीच की दूरी ही चिंता और शर्म को जन्म देती है। सोशल मीडिया ने इस दूरी को इतिहास में पहली बार वैश्विक स्तर पर बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया ने आदर्श स्व को असंभव स्तर तक बढ़ा दिया है। और इसी बात को सामाजिक दार्शनिक विस्तार देते हुए फ्रेंच फिलोसोफर एंड फिल्म मेकर गाय डीबॉर्ड ने आधुनिक समाज को सोसाइटी ऑफ द स्पेक्टिकल कहा था, एक ऐसा समाज जहां जीवन अनुभव नहीं, प्रदर्शन बन जाता है। हम अब जीवन नहीं जीते, जीवन का प्रसारण करते हैं। हम यात्रा कम करते हैं, यात्रा का प्रमाण अधिक देते हैं। हम पलों को जीते कम हैं, उनकी तस्वीरें अधिक बनाते हैं। अक्सर हम सोशल मीडिया पर लोगों को ऐसा जीवन जीते देखते हैं जो वास्तव में वे जी ही नहीं रहे। जिसके पास कार नहीं है, वह कार के साथ तस्वीर डाल रहा है। जिसकी किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात नहीं हुई, वो सेलिब्रिटी के साथ फोटो बना रहा है। और धीरे धीरे एक अजीब स्थिति बनती है। मनुष्य वास्तविकता से नहीं, छवि से जुड़ जाता है। उसे सच से मतलब नहीं, दिखावे से मतलब होता है। आज व्यक्ति का लक्ष्य जीवन जीना नहीं, जीवन का प्रमाण देना हो गया है। आज इस बात पर चिंतन बहुत कम होता है कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं या नहीं, और इस बात की चिंता अधिक होती है कि लोगों को यह दिख रहा है या नहीं कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। जब दिखना होने से ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण हो जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे अपनी ही आंखों में अनुपस्थित होने लगता है। वह बाहर उपस्थित होता है पर भीतर अनुपस्थित होता है, और यही आधुनिक खालीपन का मुख्य कारण है। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य में सामाजिक मान्यता की मूलभूत आवश्यकता होती है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो की हायरार्की में अस्टीम यानी कि आदर सम्मान और बिलोंगिंग यानी कि जुड़ाव मानव की केंद्रीय जरूरतें हैं। सोशल मीडिया ने इस जरूरत को अत्यधिक तीव्र बना दिया है। अब मान्यता वास्तविक संबंधों से नहीं, डिजिटल प्रतिक्रियाओं से मिलती है। लाइक्स स्वीकृति का प्रमाण बन गए हैं, फॉलो महत्व को दर्शाता है, व्यूज अस्तित्व की प्रामाणिकता बन गए हैं। इसलिए व्यक्ति अब वास्तविक अनुभव नहीं, एक्सेप्टेबल इमेजेस यानी कि दूसरों के द्वारा स्वीकार की जाने योग्य छवियां बनाता है। आज लोग घर में ऐसी ऐसी चीजें लगवाते हैं जिनका कभी कोई उपयोग ही नहीं होता।
बस इसलिए कि मेहमान आए तो उन्हें दिखे कि हम कितने अमीर हैं। अब घर रहने के लिए कम, दिखाने के लिए ज्यादा बनने लगे हैं। आज सफलता व्यक्तिगत अनुभव नहीं, सामाजिक प्रदर्शन है। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य का मस्तिष्क तुलना के लिए बना है। सोशल साइकोलॉजी के अनुसार मनुष्य की आत्म छवि, सेल्फ कॉन्सेप्ट 3 स्रोतों से बनती है। स्वयं का अनुभव, दूसरों की प्रतिक्रिया और सामाजिक तुलना। और आधुनिक युग में तीसरा तत्व हावी हो गया है। सोशल कंपैरिजन थियरी कहती है कि मनुष्य स्वयं को समझने के लिए दूसरों से तुलना करता है। लेकिन पहले तुलना सीमित थी, आज तुलना वैश्विक है। आज तुलना सीमित लोगों से नहीं, पूरी दुनिया से हो रही है। अब व्यक्ति अपने पड़ोसी के साथ साथ पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों से तुलना करता है और इसी कारण हमें एक स्थायी कमी का अनुभव होता है। सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग को एक स्थायी अपर्याप्तता, परमानेंट इनएडिक्वेसी की स्थिति में डाल दिया है। आप चाहे जितना भी पालें, आपको हमेशा कोई आपसे अधिक सफल दिख ही जाएगा। मनोविज्ञान में एक प्रसिद्ध अवधारणा है हेडनिक एडेप्टेशन। अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट फिलिप ब्रिकमैन के शोध में पाया गया कि लॉटरी जीतने वाले लोग बहुत अधिक खुशी का अनुभव करके कुछ समय बाद सामान्य खुशी स्तर पर लौट आते हैं और गंभीर दुर्घटना से पीड़ित लोग भी समय के साथ लगभग उसी सामान्य भावनात्मक स्तर पर लौट आते हैं। इसका अर्थ यह है कि बाहरी उपलब्धि स्थायी सुख नहीं देती, इसीलिए जीवन दौड़ बन जाता है। आर्थर शोपेनहावर ने लिखा था कि जीवन इच्छा और ऊब के बीच झूलता है और यहां एक खतरनाक साइकिल बनता है। हम इच्छा में दौड़ते हैं, अस्थायी उपलब्धि मिलती है, थोड़ा सुख, फिर तुलना होती है, फिर कमी का अनुभव, फिर नई इच्छा और फिर से दौड़ शुरू। इसे मनोविज्ञान में हेडनिक ट्रेडमिल कहते हैं। आप दौड़ते तो रहते हैं पर वहीं के वहीं रहते हैं और धीरे धीरे मनुष्य ये भूल जाता है कि वो जीवन जी रहा है या प्रदर्शन कर रहा है। वो इनमें फर्क करने की क्षमता खो बैठता है कि वो जीवन जी रहा है या जीवन दिखा रहा है। दोस्तों, यहां एक और वैज्ञानिक सच्चाई के साथ सोशल मीडिया के दलदल को समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया हमें वास्तव में खुश नहीं करता, ये हमें उत्तेजित करता है और हम अक्सर उत्तेजना को खुशी समझ लेते हैं। हमारे दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम यानी कि पुरस्कार प्रणाली होती है। जब हमें कोई अप्रत्याशित इनाम मिलता है जो हमारी उम्मीद से अलग होता है तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है। अब समझिए सोशल मीडिया क्या करता है। हर बार जब फोन में नोटिफिकेशन आता है, दिमाग कहता है शायद कुछ अच्छा हुआ है। जब कोई लाइक करता है तो भीतर एक छोटा सा संतोष उठता है, मैं महत्वपूर्ण हूं, लोग मुझे देख रहे हैं। जब कोई कमेंट करता है तो लगता है मेरी बात की कीमत है। लेकिन ये सब बहुत छोटे छोटे क्षण होते हैं और इन्हीं छोटे क्षणों के पीछे हम बार बार फोन उठाते रहते हैं। वास्तव में वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इंतजार की उत्तेजना अक्सर प्राप्ति की संतुष्टि से अधिक होती है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, मन सक्रिय और बेचैन रहता है, लेकिन जैसे ही आप फोन उठाकर देख लेते हैं, सुख और उत्तेजना का स्तर घटने लगता है। फिर दिमाग अगली उत्तेजना ढूंढता है। यही बनता है एडिक्शन लूप। आप पोस्ट डालते हैं, इंतजार शुरू करते हैं, पहला लाइक आता है, नोटिफिकेशन बजता है, डोपामिन स्पाइक होता है, फिर आप फोन चेक करते हैं, उत्तेजना ठंडी पड़ जाती है और स्थिति सामान्य हो जाती है। यह साइकिल बार बार दोहराया जाता है। इसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम और ये वही तंत्र है जो जुआ खेलने की लत में काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि डोपामिन खुशी का रसायन या हार्मोन नहीं है, ये चाहत का रसायन है। खुशी सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायनों से जुड़ी होती है जो गहरे संबंध, गहरे अर्थ और स्थिर संतोष से आते हैं। लेकिन सोशल मीडिया हमें स्थिर संतोष नहीं देता, ये हमें बार बार चाहत की उत्तेजना देता है। इसलिए हम शांत नहीं होते, हम उत्तेजित रहते हैं। इसलिए भ्रम पैदा होता है। हम सोचते हैं मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, लेकिन असल में हम शांत नहीं, सिर्फ स्टिम्युलेटेड यानी कि उत्तेजित हो रहे होते हैं। इसीलिए फोन रख देने के बाद मन के अंदर खालीपन की भावना, उत्तेजनाएं और नई नई उम्मीदों की कहानियां चलती रहती हैं। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। जब खुशी की जगह उत्तेजना लेने लगे तो व्यक्ति शांति नहीं खोजता, वो अटेंशन खोजता है और फिर जीवन अनुभव से हटकर रिएक्शन बन जाता है। फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट और फिलोसोफर जीन बोड्रियार्ड ने कहा था कि आधुनिक समाज सिमुलेशन में जीता है, यानी कि एक पाखंडी और नकली पहचान के साथ जीवन जीना, जहां प्रतीक, तस्वीरें, चिन्ह और कागज वास्तविकता से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। उन्होंने इसे हाइपर रियलिटी कहा। अब नकलीपन इतना व्यापक और सामान्य हो गया है कि वही वास्तविक लगने लगा है। डिजिटल बिहेवियरल रिसर्च में पाया गया है कि लोग सोशल मीडिया पर अपने जीवन का औसतन अधिक सकारात्मक संस्करण दिखाते हैं,
यानी कि ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अपने जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाते हैं। वो अपना पूरा जीवन नहीं दिखाते, सिर्फ सबसे खुश, सबसे चमकदार पल दिखाते हैं। लोग दुख, झगड़े, असफलता या अकेलापन कम दिखाते हैं, लेकिन हंसी, घूमना, पार्टी, उपलब्धि ये सब ज्यादा दिखाते हैं। यानी सोशल मीडिया पर हम असली जिंदगी नहीं, उसका सिलेक्टिव हाइलाइटेड वर्जन देखते हैं। सोशल मीडिया पूरा जीवन नहीं दिखाता, जीवन के चुने हुए अच्छे दृश्य दिखाता है। इसे सिलेक्टिव सेल्फ प्रेजेंटेशन कहते हैं। और जब हम उस एडिटेड जीवन से अपने पूरे जीवन की तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि हम पीछे हैं। और समय के साथ यह समस्या सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन में बदल जाती है, जहां व्यक्ति अपने ही वास्तविक रूप से असंगत होने की नाकामयाब कोशिश करने लगता है, यानी वो अपने वास्तविक जीवन से भी असंतुष्ट हो जाता है। गहरी सच्चाई तो यह है दोस्तों कि जब व्यक्ति बार बार ऐसा जीवन दिखाता है जो वो जी ही नहीं रहा, तो दो अस्तित्व बन जाते हैं, एक प्रदर्शित और दिखावे का जीवन और दूसरा वास्तविक जीवन। और इनके बीच की दूरी ही आंतरिक तनाव, चिंता, डर आदि का कारण बन जाती है। यही आधुनिक मानसिक थकान का एक अदृश्य स्रोत है। जब दिखावा वास्तविकता से अलग हो जाए तो व्यक्ति केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी धोखा देने लगता है। और धीरे धीरे वो ये भूल जाता है कि वो कौन है और वो क्या दिखा रहा है। आज मनुष्य के पास जीवन कम और जीवन की तस्वीरें अधिक हैं। वास्तविकता कम, प्रस्तुति और दिखावा अधिक है। और शायद यही आधुनिक विडंबना है कि हम सच में कम जी रहे हैं, सच में कम होते जा रहे हैं, पर खुद को दिखा बहुत रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे खतरनाक सच्चाई यह नहीं है कि लोग दिखावा कर रहे हैं। सबसे खतरनाक सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे। ये सब धीरे धीरे इनकॉन्शियसली यानी कि अचेतन रूप से हो रहा है। मनुष्य सोचता है वह बस फोटो डाल रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपनी पहचान गढ़ रहा होता है। वह सोचता है वह बस दूसरों से अपना जीवन शेयर कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह जीवन को दूसरे की पसंद के अनुसार शेयर करने योग्य बनाना शुरू कर देता है। और यही समस्या शुरू हो जाती है। यही दुख, तनाव, चिंता जैसे बड़े वृक्षों के बीज हमारी मन रूपी जमीन में गिरा दिए जाते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य में अचेतन अनुकरण, अनकॉन्शियस इमिटेशन की प्रवृत्ति होती है। मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट बैंडुरा की सोशल लर्निंग थियरी के अनुसार हम केवल जानबूझकर नहीं, अनजाने में भी व्यवहार सीखते हैं। हम देखते हैं, उसे दोहराते हैं, फिर वो आदत बनती है और फिर वही हमारी पहचान बनती है। सोशल मीडिया में यही होता है। दूसरे लोग जीवन प्रदर्शित करते हैं, हम भी वैसा करते हैं। धीरे धीरे ये सामान्य लगता है, फिर यह हमारी पहचान बन जाता है। यहां एक सूक्ष्म प्रक्रिया चलती है। पहले हम छवि बनाते हैं, फिर छवि हमें बनाने लगती है। हम फोटो डालते हैं, फिर फोटो के अनुसार जीने लगते हैं। हम दिखावा करते हैं, फिर दिखावे को सच मानने लगते हैं। और यह सब अक्सर बिना जागरूकता के होता है। हमें लगता है कि हम ये सब पूरी तरह से खुद कर रहे हैं, लेकिन ये सब इस दिखावे की अंतहीन और अर्थहीन दौड़ हमसे करवा रही होती है। फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट पियर बोर्डियू ने कहा था कि समाज की संरचनाएं हमारे भीतर हैबिटस बनाती हैं, यानी कि ऐसी आदतें और प्रवृत्तियां जो हमें स्वाभाविक और सामान्य लगती हैं, लेकिन वास्तव में सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं। आधुनिक डिजिटल दिखावा ऐसा ही हैबिटस बन चुका है। लोग दिखावा नहीं कर रहे, वे उस दिखावे में स्वाभाविक रूप से जी रहे हैं, जहां केवल दिखना ही सामान्य और स्वाभाविक हो गया है। और सबसे बड़ा खतरा यही है कि हमें लगता है कि हम बस जी रहे हैं, जबकि वास्तव में हम बस दिखाई दे रहे हैं। यहां इस चैनल के राइटर गगन अनुत्तीर्ण कहते हैं कि जीवित रहना और जीना दोनों अलग अलग बातें हैं। गगन कहते हैं कि अगर आप दिखाई दे रहे हैं तो इससे केवल यही प्रमाणित होता है कि आप जीवित हैं। आपका जीवन जीना केवल दिखावे से प्रदर्शित या प्रमाणित नहीं होता। दिखाई देना केवल एक भौतिक उपस्थिति, फिजिकल प्रेजेंस है, जबकि जीना एक आंतरिक गहरा एहसास है। और दोस्तों, जब कोई व्यवहार अचेतन हो जाए तो वो सबसे शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि तब व्यक्ति उस पर प्रश्न या संदेह नहीं करता, और जिस पर प्रश्न या संदेह न किया जा सके वो वास्तविकता लगने लगता है। यही आधुनिक समाज की सबसे खतरनाक सच्चाई है। आइए अब इसके दार्शनिक पहलू की तरफ चलते हैं। दार्शनिक दृष्टि से आधुनिक मनुष्य की ये त्रासदी नई नहीं है। बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक नीत्शे कहते हैं, पर्सन हु हैज अ व्हाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। अर्थात जिसके पास जीने का कारण है वो लगभग किसी भी परिस्थिति को सहन कर सकता है। जिसके पास क्यों का सही जवाब है वो हर परिस्थिति से लड़ सकता है। यानी कि अगर आपके पास मैं ये क्यों कर रहा हूं का वास्तविक और सही जवाब है तो आप किसी भी मुश्किल को झेल सकते हैं। गगन नीत्शे की इस बात को समझते हुए कहते हैं
कि अगर हमारे पास अपना चुना हुआ क्यों है तो हमें दुनिया को ये बताने या दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं और हम इसमें कितने खुश हैं और कितने नहीं। लेकिन समस्या यही है कि अधिकांशतः हमारे पास खुद का क्यों होता ही नहीं, मतलब हमने अपना वाई चुना ही नहीं। हमने उधार लिया है, माता पिता का वाई, समाज का वाई, यूट्यूब का वाई, सोशल मीडिया का वाई, और उधार का कारण कभी अंदर से ताकत नहीं देता। यहां गगन अनुत्तीर्ण कहते हैं कि जब हमारे पास अपना क्यों नहीं होता तो हम दूसरों के क्यों को जीने लगते हैं। सोशल मीडिया की वो परमानेंट इनएडिक्वेसी इसी खालीपन की उपज है। चूंकि हमारे पास अपना कोई आंतरिक उद्देश्य नहीं है, इसलिए हम बाहरी तालियों और लाइक्स के जरिए अपनी सार्थकता ढूंढने की नाकाम कोशिश करते हैं, और अपना क्यों न होना ही हमें दिखावे की ओर धकेलता है। जब आंतरिक संतुष्टि नहीं होती तो हम दुनिया से हमारे जीवित होने का प्रमाण मांगते हैं। दूसरों का क्यों हमें उत्तेजना तो देता है, पर वो मुश्किलों को झेलने की शक्ति नहीं देता। गगन अनुत्तीर्ण के ये वाक्य उस सामूहिक भेड़चाल की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं जिसमें आज का समाज फंसा हुआ है। इसीलिए आज समस्या परिस्थितियां नहीं बल्कि कारण का खो जाना है। मनुष्य सुख से नहीं अर्थ से जीता है। अगर दुख और दर्द में कोई अर्थ दिख जाए तो उसको सहना आसान हो जाता है। आधुनिक संकट सुख का अभाव नहीं, अर्थ का अभाव है। 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली फ्रांसीसी दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र ने चेतावनी दी थी कि मनुष्य अक्सर दूसरों की नजरों में वस्तु बन जाता है। आज हम वही बन गए हैं। हम खुद को जी नहीं रहे, हम खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। गगन कहते हैं कि हम खुद को सही से देखने की बजाय खुद को सही दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जब जीवन दिखावा और प्रस्तुति बन जाता है तो अस्तित्व अभिनय बन जाता है। यही आधुनिक अस्तित्वगत तनाव, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी है। मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन वो स्वतंत्रता से डरता है। इसलिए वो समाज द्वारा निर्धारित सफलता को अपनाता है और फिर एक दिन पाता है उसने जीवन चुना ही नहीं, बस अनुसरण किया। उसने खुद कुछ पसंद किया ही नहीं, बस दूसरों की पसंद को पूरा करता रहा। तो प्रश्न है कि समाधान क्या है? समाधान दौड़ छोड़ना नहीं, समाधान अपनी दौड़ का चुनाव करना है। 3 बातें याद रखो। पहली बात, तुलना से अवलोकन की ओर बढ़ो। गगन कहते हैं कि जब हम तुलना करते हैं तो हम पूरी कहानी नहीं देखते, हम बस इतना देखते हैं कि उस व्यक्ति के पास वो चीज है और मेरे पास नहीं है। गगन यहां फिर स्पष्ट करते हैं कि हम यह नहीं देखते कि उस व्यक्ति के पास वो चीज क्यों है। हम ये नहीं देखते कि उस व्यक्ति की समझ क्या है, उसकी परिस्थितियां कैसी थी, उसने कितना संघर्ष किया, कितने साल लगाए, उसके अनुभव क्या हैं, उसकी उम्र क्या है, उसने कौन कौन से फैसले लिए, उसने कितनी बार असफलताओं का अनुभव किया। गगन अनुत्तीर्ण के अनुसार सबसे जरूरी ये समझना है कि जिस व्यक्ति से हम अपनी तुलना कर रहे हैं उसकी जिंदगी में भाग्य या प्राकृतिक घटनाओं और अवसरों की क्या भूमिका रही है। हम परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं देखते। हम उपलब्धि देखते हैं, यात्रा नहीं देखते। परिणाम एक स्थिर चित्र है जबकि प्रक्रिया एक पूरी फिल्म है। हम अक्सर दूसरे की फिल्म देखे बिना उसके केवल एक शॉट से अपनी तुलना करने लगते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं, इस पर हम सोचते ही नहीं, क्योंकि हमारा मन शॉर्टकट में सोचता है, वह कारण और संदर्भ छोड़ देता है और सिर्फ दृश्य परिणाम पकड़ लेता है। यही अधूरी तुलना हमें भीतर से असंतुष्ट और असुरक्षित बना देती है। हमें न्यायपूर्ण अवलोकन करने की आवश्यकता है। जब हम किसी व्यक्ति की सफलता में उसके अपने संघर्ष के साथ साथ उसके भाग्य या प्राकृतिक घटनाओं और अवसरों की भूमिका को भी समझते हैं तो हमारे भीतर से वो अनावश्यक हीन भावना खत्म होने लगती है जो अधूरे सच को देखने से पैदा होती है। क्योंकि हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा प्राकृतिक रूप से निर्मित और घटित होता है, उसमें हमारा कोई नियंत्रण और योगदान नहीं होता। और इस बात को समझे बिना व्यक्ति एक शांत, सरल और आनंदित जीवन नहीं जी सकता। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें, प्रक्रियाएं, घटनाएं, परिस्थितियां, क्षमताएं और उपलब्धियां हमारे नियंत्रण और हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं होती। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हमारे भीतर का वह अस्तित्वगत तनाव कम होने लगता है जो खुद को असफल या कमतर महसूस करने से पैदा होता है। जब हम अपनी विफलताओं या सफलताओं का सारा बोझ केवल अपनी सक्षमता या अक्षमता पर डाल देते हैं तो हम उस विशाल ब्रह्मांडीय तंत्र को भूल जाते हैं जिसमें हम जी रहे हैं। हम अक्सर मानते हैं कि हम अपने जीवन के पूर्ण निर्माता हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आनुवंशिकी, परवरिश, समय का चक्र और अचानक मिलने वाले अवसर ये सब हमारे हाथ में नहीं होते। इस सत्य को स्वीकार करना हार नहीं बल्कि बोध है। और यही गगन ये बात रखते हैं कि असली समस्या तुलना में नहीं है, समस्या एक तरफा तुलना में है, यानी कि केवल अपने से श्रेष्ठ दिखने वाले व्यक्ति से तुलना, और वो भी केवल उसके सुखों से तुलना करना। दोस्तों, हम केवल दूसरे के सुखों से तुलना कर बैठते हैं
उसके दुखों की अपने दुखों से तुलना करते ही नहीं, क्योंकि इस दिखावे की दौड़ में व्यक्ति केवल अपने सुखों को दिखाता है और दुखों को छुपाकर रखता है। इसीलिए तुलना करो, लेकिन पूरी तरह से करो, क्योंकि अधूरी या एक तरफा तुलना बहुत हानिकारक है। गगन कहते हैं कि तुलना करने से पहले यह समझ लेना जरूरी है कि आप किससे तुलना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तुलना का उद्देश्य विकास होना चाहिए, आत्महीनता नहीं। अगर हाथी चिड़िया से तुलना करे कि वह उड़ क्यों नहीं सकता, तो वो जीवन भर स्वयं को कमतर समझेगा। अगर चिड़िया मछली से तुलना करे कि वह पानी में क्यों नहीं रह सकती, तो उसे लगेगा कि उसमें कमी है। अगर मछली हिरन से तुलना करे कि वह जमीन पर क्यों नहीं दौड़ सकती, तो वह कभी संतुष्ट नहीं होगी। लेकिन सच्चाई यह है, हाथी की शक्ति उसकी विशालता में है, चिड़िया की सुंदरता उसकी उड़ान में, मछली की क्षमता उसके तैरने में और हिरन की पहचान उसकी गति में। समस्या तुलना में नहीं है, समस्या असंगत तुलना में है। गगन अनुत्तीर्ण का यह विचार स्पष्ट करता है कि यदि तुलना करनी ही है तो वो संगत होनी चाहिए, जिसमें पूरी फिल्म, पूरी यात्रा और पूरे ब्रह्मांडीय तंत्र को ध्यान में रखा जाए। और जब अवलोकन इतना गहरा और न्यायपूर्ण होता है तो वो तुलना बचती ही नहीं, वह बोध और समझ में बदल जाती है। यहां गगन अनुत्तीर्ण ने तुलना को प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन से हटाकर अवलोकन के मेज पर रख दिया है। हर जीव की प्रकृति अलग है और उसी प्रकृति में उसका मूल्य है। जब हम अपनी प्रकृति को समझे बिना दूसरों की क्षमता से तुलना करते हैं तो परिणाम हमेशा असफलता का भ्रम होता है। दोस्तों, तुलना का सबसे सार्थक और स्वस्थ रूप है आत्मतुलना। मैं कल क्या था, आज क्या हूं और कल क्या बन सकता हूं, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जो काफी हद तक आपके नियंत्रण में है। दूसरों की यात्रा उनकी परिस्थितियों, संसाधनों, समय और भाग्य से बनी है, लेकिन आपकी यात्रा आपके निर्णयों, आपकी आदतों और आपके प्रयासों से बनती है। जब आप स्वयं से तुलना करते हैं तो हीनता नहीं पैदा होती, दिशा पैदा होती है। तब प्रश्न यह नहीं होता कि मैं उससे कम क्यों हूं, बल्कि यह होता है कि मैं अपने कल से बेहतर कैसे बनूं। आत्मतुलना आपको अस्थिर नहीं करती, विकसित करती है, क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रगति होती है। आप खुद से न हार सकते हैं, न जीत सकते हैं, आप बस सीख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन स्वयं को बदलना काफी हद तक आपके हाथ में है। यही तुलना विकास देती है और यही तुलना शांति भी देती है। दूसरी बात, पहचान को कार्य से अलग करें। आप आपकी उपलब्धि नहीं है, आप वह चेतना है जो अनुभव कर रही है। जब हम कहते हैं मैं सफल हूं, तो हम स्वयं को परिणाम से जोड़ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि सफलता और असफलता अवस्थाएं हैं और आप अस्तित्व हैं। आप वह हैं जो सफलता असफलता का अनुभव कर रहा है, और अनुभव बदलते रहते हैं, पर अनुभव करने वाला स्थिर रहता है। इसीलिए हर परिस्थिति में खुद से यह पूछें कि क्या मैं ये परिस्थिति हूं या बस इसे अनुभव कर रहा हूं। तीसरी बात, अपने निजी अर्थ बनाएं। समाज का अर्थ उधार न लें। स्वयं तय करें आपके लिए पर्याप्त क्या है, क्योंकि अंततः सफल जीवन वह नहीं जो सबसे बड़ा दिखे, बल्कि वह है जो भीतर से सत्य लगे। और शायद आधुनिक मनुष्य की मुक्ति यही है कि दुनिया की नजरों में नहीं, अपनी चेतना में सफल होना। क्योंकि दुनिया की नजरों में सफल और सुखी होना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि यहां खेल तुलना का है। लोग आपकी सफलता को दूसरों की सफलता के साथ तुलना करके देखते हैं। यहां गगन अनुत्तीर्ण कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, तो ठहर कर एक बात याद रखना, शायद आप हार नहीं रहे, शायद आप गलत कारणों के लिए या दूसरों के कारणों के लिए जीतने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में हार और जीत अपने आप में कोई स्थायी सत्य नहीं है, वे केवल तुलना की उपज हैं। जहां तुलना है वहीं हार और जीत है, जहां तुलना नहीं वहां केवल अनुभव है, और तुलना का कारण विविधता है। अगर इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरह के फूल होते तो न कोई सुंदर कहलाता, न कोई असुंदर, सभी बस होते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी फूल इसलिए नहीं खिलता कि लोग उसे सुंदर कहेंगे या नहीं। खिलना उसका स्वभाव है, वो तुलना के लिए नहीं खिलता, वो स्वभाव के कारण खिलता है। ठीक वैसे ही मनुष्य का भी एक स्वभाव है, सीखना, बढ़ना, अनुभव करना। लेकिन जैसे ही हम दूसरों की नजरों के लिए खिलने लगते हैं, वहीं से संघर्ष बोझ बन जाता है, और जैसे ही कारण अपना हो जाता है, संघर्ष अर्थ बन जाता है, प्रयास संतोष बन जाता है, और जीवन प्रतिस्पर्धा से हटकर अनुभव बन जाता है। क्योंकि तब आप किसी को हराने या खुद जीतने के लिए नहीं, बस अपने स्वभाव के अनुसार जीने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। और जब जीवन स्वभाव से जिया जाता है तो हार या जीत इतना महत्व नहीं रखती। लेकिन शायद सबसे अंतिम सत्य इससे भी गहरा है। मनुष्य तब नहीं टूटता जब जीवन कठिन होता है, मनुष्य तब टूटता है जब जीवन अपना नहीं होता। क्योंकि कठिन जीवन भी सहा जा सकता है,
यदि वो चुना हुआ हो, पर आसान जीवन भी खाली लगता है यदि वो उधार का हो। इसीलिए अस्तित्ववादी दर्शन बार बार एक ही बात पर लौटता है, मनुष्य का सबसे बड़ा दायित्व है स्वयं को चुनना। अस्तित्ववादी दार्शनिक सोरेन किरकेगर्ड ने लिखा था कि सबसे बड़ी निराशा यह है कि मनुष्य वास्तविक स्वयं बनने से बचता रहता है, और आधुनिक मनुष्य की त्रासदी भी यही है कि उसने सफलता चुनी पर स्वयं को नहीं चुना। उसने पहचान चुनी पर अस्तित्व नहीं चुना। उसने छवि चुनी पर जीवन नहीं चुना। उसने लक्ष्य चुने पर दूसरों के। उसने इच्छा चुनी पर दूसरों की। उसने मेहनत चुनी पर दूसरों को दिखाने के लिए। लेकिन जैसे ही चयन भीतर से होता है तभी मौलिक रूप से कुछ बदलता है। ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और फिलोसोफर विक्टर फ्रैंकल ने फ्रेडरिक नीत्शे के उद्धरण का उल्लेख करते हुए कहा था, जिसके जीवन में अर्थ होता है वह पीड़ा को भी सह सकता है। अर्थ पीड़ा को समाप्त नहीं करता, उसे सहने योग्य बना देता है। और यही कारण है कि सही कारण मिलते ही संघर्ष बोझ नहीं रहता, वह उद्देश्य बन जाता है। मनोविज्ञान भी यही पुष्टि करता है। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स के अनुसार मनुष्य तब सबसे स्वस्थ होता है जब उसका जीवन उसके अनुभव के अनुरूप होता है। कार्ल रॉजर्स इसे कॉन्ग्रुएंस यानी कि एकानुरूपता कहते हैं। जब हमारे भीतर का सच और हमारा बाहरी जीवन एक ही दिशा में होते हैं तो हम मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होते हैं। इसके विपरीत जब हम होते कुछ और हैं और दिखने का प्रयास कुछ और करते हैं तो इनकॉन्ग्रुएंस पैदा होता है, जो मानसिक तनाव और दुख की असली जड़ है। लेकिन जब बाहर का जीवन भीतर की सच्चाई से मेल खाता है, इसे ही प्रामाणिकता कहते हैं, और प्रामाणिकता ही मानसिक शांति का स्रोत है। इसलिए समाधान सफलता या असफलता को त्यागना नहीं है। समाधान सफलता और असफलता को स्वयं परिभाषित करना है। समाधान दौड़ छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी सही दौड़ चुनना है। समाधान जीवन सरल करना नहीं है, जीवन सत्य करना है। और जैसे ही जीवन चुना हुआ होता है, तुलना कम हो जाती है, प्रमाण की आवश्यकता घट जाती है, दिखावे की भूख शांत हो जाती है, क्योंकि तब व्यक्ति दूसरों को नहीं स्वयं को उत्तर दे रहा होता है। और शायद आधुनिक मनुष्य की वास्तविक मुक्ति यही है, दिखने की मजबूरी से होने की स्वतंत्रता तक पहुंचना, दूसरों की आंखों में जीने से स्वयं की चेतना में जीने तक पहुंचना। अंततः जीवन का मूल्य इससे तय नहीं होगा कि कितने लोगों ने हमें सफल माना। जीवन का मूल्य इससे तय होगा कि क्या हमने जीवन को भीतर से सत्य महसूस किया, क्योंकि अंत में मनुष्य दुनिया को नहीं स्वयं को उत्तर देता है। और सबसे गहरा संतोष वहीं जन्म लेता है जहां जीवन और आत्मा एक ही दिशा में चलते हैं। इसलिए शायद अंतिम निष्कर्ष यही है कि सफल होना पर्याप्त नहीं, स्वयं होना भी जरूरी है। और सबसे सफल जीवन वह नहीं जो सबसे बड़ा दिखे। सबसे सफल जीवन वह है जो आप जीते हुए शांत होकर कह सके कि यह मेरा चुना हुआ जीवन है। दोस्तों, एक बात याद रखो कि हमें सही और खुश दिखने से ज्यादा सही और खुश होने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दिखना बाहरी घटना है और होना आंतरिक सत्य। दिखना दूसरों की आंखों में घटित होता है, होना अपनी चेतना में घटित होता है, और जीवन अंततः दूसरों की आंखों में नहीं अपनी चेतना में जिया जाता है। यहां गगन अनुत्तीर्ण लिखते हैं कि दूसरे जिस तरह से हमें देख रहे हैं वह हमारा अनुभव नहीं है, वह उनका अनुभव है। आप दूसरों की आंखों से अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख सकते, क्योंकि दूसरे आपको वैसा नहीं देखते जैसा आप दिखना चाहते हैं। वे आपको वैसा देखते हैं जैसा वे देखना चाहते हैं। और सबसे गहरी सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को उतना ही देख सकता है जितनी उसकी समझ, अनुभव और क्षमता है। गगन कहते हैं कि आपकी तस्वीर असली है या नकली, ये देखने वाला तय करता है, और यह अधिकार भी अनजाने में आप ही उसे दे देते हैं। जैसे ही आपको यह अत्यधिक महत्वपूर्ण लगने लगता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, आपका नियंत्रण उनके हाथों में चला जाता है। आपका मूल्य उनकी धारणा पर निर्भर हो जाता है। आपकी पहचान उनकी दृष्टि में कैद हो जाती है। दार्शनिक दृष्टि से यह वही स्थिति है जिसे अस्तित्ववादी विचारक दूसरों की दृष्टि में वस्तु बन जाना कहते हैं। जीन पॉल सार्त्र ने लिखा था कि जैसे ही मैं स्वयं को दूसरों की नजर से देखने लगता हूं, मैं स्वयं के लिए विषय नहीं वस्तु बन जाता हूं और अपनी स्वतंत्रता खो देता हूं। और आधुनिक मनुष्य की बड़ी विडंबना यही है कि वह स्वयं को अपने अनुभव से नहीं दूसरों की धारणा से समझने लगा है। लेकिन गगन के अनुसार यहां एक सूक्ष्म संतुलन समझना आवश्यक है। यह सही है कि समाज हमें कैसे देखता है उसकी एक सीमित प्रासंगिकता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक संदर्भ हमारी भूमिकाओं को प्रभावित करता है, व्यवहार को प्रभावित करता है, प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। दूसरों की प्रतिक्रिया हमारे व्यवहार को सूचित करती है। लेकिन ये सब सामाजिक कार्यशीलता के मानक हैं, अस्तित्वगत मूल्य के नहीं। समाज की धारणा सामाजिक सफलता का संकेत हो सकती है,
पर यह जीवन की सच्चाई या आंतरिक शांति का मापदंड नहीं है, क्योंकि अंततः दूसरे आपको जितना समझ सकते हैं उतना ही देखेंगे, जितना स्वीकार कर सकते हैं उतना ही मानेंगे, जितना उनकी दृष्टि अनुमति देती है उतना ही पहचानेंगे। इस प्रकार समझदारी इसी में है कि समाज की दृष्टि और प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक रहो, लेकिन आत्म मूल्य को भीतर से ही तय करो, क्योंकि यदि आपका आत्म मूल्य दूसरों की दृष्टि पर आधारित है तो आपका रिमोट वास्तव में दूसरों के हाथ में है, और उनके विचार आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उनकी समझ आप निर्धारित नहीं कर सकते, उनकी धारणा आप संचालित नहीं कर सकते। और यहीं से आंतरिक स्वतंत्रता का प्रश्न उठता है कि क्या मैं स्वयं को अपने अनुभव से जानूंगा या दूसरों की धारणा से। दार्शनिक रूप से यही प्रामाणिकता का प्रश्न है, क्योंकि प्रामाणिक जीवन वह है जो स्वयं चुना गया हो। दिखना समाज तय करता है, होना व्यक्ति चुनता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी संतोष दिखावे से नहीं, अनुभव की सच्चाई से आता है। कार्ल रॉजर्स के अनुसार मानसिक शांति तब जन्म लेती है जब हमारा बाहरी जीवन हमारे आंतरिक अनुभव से मेल खाता है, यानी जब हम वैसे ही जीते हैं जैसे हम वास्तव में हैं। दोस्तों, गगन अनुत्तीर्ण कहते हैं कि दिखने की दौड़ कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वहां मानक बदलते रहते हैं, लेकिन होने की यात्रा गहरी होती जाती है, क्योंकि वहां सत्य स्थिर होता है। गगन अपने आप से बात करते हुए कहते हैं कि शायद हमें दिखने से होने की ओर, प्रमाण से अनुभव की ओर, प्रस्तुति से अस्तित्व की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंततः जीवन की गुणवत्ता इससे तय नहीं होगी कि हम कितने खुश दिखे, बल्कि इससे तय होगी कि हम सच में कितने खुश थे। एक परिपक्व व्यक्तित्व और सुखी जीवन के लिए आपका सही दिखना नहीं, सही होना जरूरी है। खुश दिखना नहीं, सच में खुश होना जरूरी है, क्योंकि अंत में दुनिया हमें देखना बंद कर देती है, पर हम स्वयं को देखना कभी बंद नहीं करते। दोस्तों, आज रात सोने से पहले खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना, क्या आप सच में खुश हैं या सिर्फ खुश दिख रहे हैं? क्या आप वही कर रहे हैं जो सच में करना चाहते हैं, या आपकी चाहत भी दूसरों की नजर से बनी है? क्या जीवन सच में भीतर से संतोष दे रहा है या केवल बाहर से अच्छा दिख रहा है? क्या आप जो कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं या केवल दिखावे के दबाव में कर रहे हैं? और याद रखिए, हम मशीन नहीं हैं। हम जाग सकते हैं, हम चुन सकते हैं, हम बदल सकते हैं, क्योंकि हम खुद को दुनियादारी में, समाज में, लोगों के बीच आने जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन इस दुनियादारी को, समाज को, लोगों की मान्यताओं को अपने भीतर पूरी तरह आने से रोक सकते हैं। हम समाज से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन समाज को खुद से बाहर निकाल सकते हैं। और आज के युग में एक आनंदमय और शांत जीवन जीने के लिए समाज और दुनियादारी से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, बस समाज और दुनियादारी को अपने भीतर से बाहर निकालने की जरूरत है। गगन अनुत्तीर्ण इसे अपने तरीके से कहते हैं कि आपकी समस्या वो दुनिया और समाज नहीं है जिसके भीतर आप रह रहे हैं, आपकी समस्या वो दुनिया और समाज है जो आपके भीतर रह रहा है। इसीलिए भीतर की दुनिया को नियंत्रित करो, बाहर की दुनिया अपने आप सही हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज की दुनिया में दिखावे से ज्यादा सच्चाई की जरूरत है, और अगर आप भी दिखावे के साथ नहीं, सच्चाई के साथ हैं, तो ही इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में अपनी एक सच्चाई लिखिए, क्योंकि यहां दिखावा नहीं चलेगा। इस वीडियो को उस एक व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो बाहर से खुश दिखता है पर अंदर से थका हुआ है, और उन्हें भी शेयर कीजिए जो सच्चाई से डरते हैं और दिखावा करते हैं। और हाँ, ऐसे ही माइंड ओपनिंग और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरी, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई के साथ। तब तक के लिए गहराई से सोचते रहिए, ईमानदारी से महसूस करते रहिए और क्वेश्चनली रिच बने रहिए, क्योंकि इस चैनल के राइटर गगन अनुत्तीर्ण कहते हैं कि अंतिम उत्तर एक प्रश्न ही होगा।